प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार एमए फाइनल के कृषि भूगोल के प्रश्न पत्र के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि उपयोग के संबंध में चर्चा कर रहे थे और उसमें हम भूमि उपयोग की जो विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली जो मुख्य संकल्पना है उनकी हम बात कर रहे थे। तो पहली संकल्पना जो थी हमने बात की थी भूमि उपयोग की आर्थिक संकल्पना, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करता है, लेकिन एक भूगोलवेत्ता जो है वो भूमि को जो है वो जिन रूपों में देखता है उनमें मुख्य रूप से वो उसे क्षेत्र के रूप में देखता है, उसकी प्रकृति के रूप में देखता है, उसके उत्पादन के रूप में देखता है, उसके उपभोग पदार्थ के रूप में देखता है, उसकी स्थिति के अनुसार देखता है, इसी तरह से उसकी संपत्ति के रूप में देखता है और पूंजी के रूप में भी देखता है। तो ये मुख्य रूप से भूगोलवेत्ता इन आधारों पर भूमि को एक क्षेत्र के रूप में भी मानता है जो अमिट और स्थायी है। इस क्षेत्र को सामान्यतः धरातल, मिट्टी तथा पृथ्वी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र का जो अभिप्राय है उन स्थानों से है जहाँ मनुष्य अपने जीवन निर्वाहन हेतु खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। अतः भूमि उपयोगिता की दृष्टि से आर्थिक संसाधन बन जाती है। तो ये जो है जब हम भूमि की प्रकृति के रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि प्राकृतिक पर्यावरण पर जाती है और इसमें सूर्याभिताप, वर्षा, हवा, मौसमी परिवर्तन, वाष्पीकरण, मृदा तथा धरातलीय जो स्वरूप है उसको समाहित किया जाता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर पड़ता है। जब मानव भूमि को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवर्तित एवं परिमार्जित करता है तो वह आर्थिक संसाधन इकाई में परिणित हो जाता है और भूमि में से जब उत्पादक कारक के रूप में भोज्य पदार्थ, उद्योग के लिए कच्चा माल, शक्ति प्रदायी संसाधन प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग जनजीवन एवं आर्थिक विकास हेतु मुख्य रूप से किया जाता है, तो उस समय भूमि को उपयोगी पदार्थ के रूप में संज्ञा प्रदान की जाती है। कृषि के अतिरिक्त भूमि का उपयोग निवासी स्थल, पार्क, मनोरंजन स्थल आदि के रूप में भी किया जाता है। आज के परिवेश में भूमि की स्थिति जो है उसको विशेष मान्यता प्राप्त है। स्थिति से हमारा अभिप्राय यातायात, सांस्कृतिक केंद्रों तथा भौतिक स्वरूपों से है, जिससे भूमि का महत्व, मत, मूल्य एवं उपयोग निर्धारित होता है। अतः भूमि के लिए स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि संपत्ति है, ये मानव की मौलिक अवधारणा है। जब तक प्रबंध या देख रेख में संपत्ति रहती है व्यक्ति शक्तिशाली रहता है। भूमि का संपत्ति के रूप में अधिक उपयोग एवं कीमत होती है, अन्यथा वह महत्वहीन हो जाती है। उत्पादन कारक के रूप में भूमि को पूंजी की मान्यता प्राप्त है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि की उपयोगिता में वृद्धि एवं ह्रास करता रहता है। जब तक भूमि प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप होती है उसका आर्थिक महत्व जो है अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन जब मानव अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति होती उपयोग करता है तो वो भूमि पूंजी के रूप में परिणत हो जाती है। अर्थशास्त्री भूमि को सदा पूंजी ही मानते हैं। जहाँ तक भूमि उपयोग क्षमता की संकल्पना की बात है तो भूमि उपयोग संकल्पना, भूमि उपयोग क्षमता का अभिप्राय प्रथम ते हम कह सकते हैं भूमि इकाई क्षेत्र की उत्पादन क्षमता से। जब इस इकाई क्षेत्र में उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है तो भूमि की क्षमता उत्तम मानी जाती है। इसी शुद्ध लाभ के आधार पर भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किया जाता है। भूमि उपयोग क्षमता का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर डडले इस्लाम द्वारा किया गया। इराक में भूमि उपयोग क्षमता के अध्ययन का श्रेय WL पावर्स को है। रूस में BB डाकुचायेव और उनके शिष्यों ने भूमि उपयोग क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से परिमाणात्मक मूल्यांकन किया है और भारत में ये कार्य सरकारी प्रयासों एवं शोध छात्रों द्वारा किया गया है। उदाहरण के रूप में देवरिया तहसील उत्तर प्रदेश की भूमि की संरचना चावल, चफा तथा वर्ष में उत्पादित फसलों के आधार पर 3 कोटियों उत्तम, मध्यम एवं निम्न में गुणात्मक रूप से वर्गीकरण इसका किया गया है।
भूमि की क्षमता का निर्धारण किसी निश्चित समय एवं उपलब्ध तकनीकी स्तर के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस भूमि उपयोग क्षमता का आकलन प्राय पूंजी के रूप में किया जाता है। सर्वोत्तम भूमि उपयोग की जो संकल्पना है उसके अंतर्गत कुछ विद्वानों द्वारा भूमि की उपादेयता में सर्वोत्तम उपयोग या अनुकूलतम उपयोग या आदर्शतम उपयोग का सर्वाधिक भूमि उपयोग की संकल्पना को विशेष श्रेय प्रदान किया गया है। आज इस वैज्ञानिक युग में भूखंडों के भिन्न भिन्न उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के किस भूखंड को किस रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे अब वैज्ञानिक विधियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। भूमि उपयोग में भी ऐसी विधियां प्रचलित हो गई हैं। यदि किसानों को इससे अवगत कराया जाए तो उनमें भूमि के उचित उपयोग के प्रति हम कह सकते हैं कि जागरूकता उत्पन्न होगी और वो नूतन विधियों से अधिक सुनियोजित ढंग से अपने भूभाग का उपयोग कर सकते हैं। भूमि इकाई का उपयोग इस रूप में होना चाहिए जिससे किसी निश्चित अवधि में उस भूमि से अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार इस उपयोग को जिससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है आदर्शतम भूमि उपयोग कह सकते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक जो लाभ की संकल्पना है उसके अंतर्गत हाल के वर्षों में विद्वानों ने भूमि उपयोग के अध्ययन में तुलनात्मक लाभ की परिकल्पना को विशेष महत्व प्रदान किया है और भूमि उपयोग का निर्णयकर्ता तुलनात्मक लाभ के आधार पर करते हैं। भारत की काली मिट्टी के क्षेत्र, कपास, यूक्रेन में गेहूं, मलेशिया का रबड़ उत्पादन, ब्राज़ील का केवा, संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास की पेटी आदि सभी का निर्धारण तुलनात्मक लाभ के आधार पर ही किया गया है। इस प्रकार कृषक ऐसी तकनीक अपनाता है जिससे उसे एक निश्चित अवधि में शुद्ध लाभ अधिक प्राप्त होता है और इसी सर्वाधिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार उस पर विशिष्ट इकाई क्षेत्र में भूमि का उपयोग किया जाता है। उस भूभाग को कृषि की दृष्टि से फसलों के लिए या चारागाह या बागानों में किस अद्भुत तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से उपयोगी है का निर्धारण करने के उपरांत ही उसको उपयोग में मुख्य रूप से लिया जाता है। प्राकृतिक तुलना इसको भी हम भूमि उपयोग में तुलनात्मक लाभ को भी दो प्रकार के रूप में जान सकते हैं हम, जो अपने गुण दोषों के आधार पर प्रभावित करते हैं। एक कह सकते हैं हम प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ, नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज, और दूसरा हम कह सकते हैं आर्थिक तुलनात्मक लाभ, इकोनॉमिक कंपैरेटिव एडवांटेज। प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ से अभिप्राय उन प्राकृतिक कारकों से है जिनके सहयोग से उत्पादन इकाई क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे भूमि की उत्पादकता के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अधिक होना प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ का ही एक तरह से प्रतिफल है। आर्थिक तुलनात्मक लाभ का अभिप्राय उन आर्थिक कारकों से है जिनमें किसी भी उत्पादन इकाई से दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने से शुद्ध आय अधिक होती है। आजकल कृषकों की मनोवृत्ति तुलनात्मक दृष्टि से अधिक शुद्ध लाभ वाली फसलों के प्रति हो रही है। कृषक प्राय कम श्रम एवं पूंजी का निवेश करके अधिक लाभ चाहते हैं। इसी तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से ही कृषकों की रुचि हाल के वर्षों में तिलहन, दलहन आदि फसलों के प्रति विशेष रूप से मिलती है। ये फसलें अपेक्षाकृत कम श्रम एवं पूंजी में अधिक आय प्रदान करती हैं और भूमि उपयोग में तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से कृषक प्राय उर्वरक मृदा या अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मछली पालन हेतु तालाब या ईंट के भट्टे हेतु अपनी भूमि नहीं देते हैं। कृषक प्राय इन उपयोगों में उन्हीं भूभागों का प्रयोग करते हैं जो अपेक्षाकृत कम लाभप्रदायी हों या कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी हों। इस प्रकार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तुलना में जो लाभ होता है इसे डेविड रिकॉर्ड ने 1817 में तुलनात्मक लाभ का नियम इस रूप में उन्होंने बनाया था। क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना की अगर हम बात करें तो व्यवहारिक दृष्टि से भूमि उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में निर्णयकर्ता की मांग एवं पूर्ति को सर्वदा संतुलित रखना चाहता है। आर्थिक विकास की अंधाधुंध दौड़ में उद्योगों एवं नगरों का विकास तेजी से हो रहा है। इसका प्रभाव नगरों के आसपास की भूमि पर अधिक पड़ रहा है। विशेषकर इससे उपजाऊ कृषि क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश उर्वर भूभाग पहले से ही कृषि के अंतर्गत हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अब इनका अधिकांश भाग
आवासों, उद्योगों, सड़कों, नहरों आदि के उपयोग में आ रहा है। अगर यही दर बनी रही तो अगले ऐसा अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में ही विश्व का 1/3 कृषि योग्य भूभाग समाप्त हो जाएगा। जो भूमि एक बार कृषि से छीन ली गई है उसकी पूर्ति शायद ही हो पाए। ये हानि स्थायी है। इस प्रकार जहाँ एक और लोग कृषि भूमि को खोकर नुकसान कर रहे हैं, दूसरी ओर नई कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने का न्योता भी दे रहे हैं, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो है दूरी की संकल्पना। भूमि उपयोग के विश्लेषण में दूरी की संकल्पना भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है। ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के समान है, जिसके अनुसार दो वस्तुओं के मध्य की दूरी कम होने पर उनमें आकर्षण अधिक होता है, जबकि दूरी बढ़ने पर आकर्षण दूरी के वर्ग के अनुपात में कम होता जाता है, जिसे सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले इस क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वान थुनेन ने ग्रामीण भूमि उपयोग तथा दूरी के बीच संबंधों को सैद्धांतिक रूप दिया। बाजार या उत्पादन केंद्रों से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग के स्वरूप में अंतर तथा आर्थिक दृष्टि से ह्रास होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे कृषक के आवास से खेत की दूरी बढ़ती जाती है, छत से प्रतिरूप में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। दूरी बढ़ने के पर शुद्ध लाभ की दर में कमी होती जाती है। साथ ही दूरी के अनुसार प्रभावशीलता का नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो हम अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में अधिक जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ज्ञान उन क्षेत्रों के संबंध में कम होता जाता है। इस प्रकार एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कार्यों में दूरी का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं। वान थुनेन ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने एक अपना मॉडल भी दिया है इसके अंदर। इस प्रकार भूमि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कार्यों में दूरी की महत्व हमें देखने को मिलती है और कृषि संबंधी अध्ययन में ये एक आवश्यक एवं अपरिहार्य एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, क्योंकि इससे दूरी बढ़ने के साथ साथ क्योंकि लागत बढ़ती जाती है, कृषक की जो है वो लाभ जो प्राप्त करता है वो क्षमता कम होती जाती है। तो इसलिए ये एक दूरी के संकल्पना वाला भी पक्ष जो है भूमि उपयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अपना स्थान रखता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम